जहां हम पहुंच चुके हैं आरा कोर्ट में, जहां आज हम बात करेंगे बार एसोसिएशन आरा के अध्यक्ष आर के मिश्रा से, क्योंकि हम जानते हैं कि कोर्ट आना तो सबके जीवन में एक ना एक बार काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, जहां कई सारे पेंडिंग केस हैं और लोग जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। तो वहीं हम ये भी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस हैं, जो चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने बार बार ये अपील की है कि लोगों के पेंडिंग केसेस ना रखें, खत्म होने दें जल्दी से जल्दी, क्योंकि लोग इससे लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। लेकिन फिर भी जो शीशा है, जो सामने है, वो ये कि काफ़ी ज़्यादा कई सारे जो है पेंडिंग केसेस हैं, जिसे लेकर लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और कई सारे अहम मुद्दे हैं जिनसे हम जानेंगे यहाँ के अध्यक्ष आर के मिश्रा सर से बात करके। तो आइए चलते हैं उनके पास। बताइएगा कि आप अपनी अध्यक्षता में यहाँ पे क्या कुछ किए हैं और क्या अपने लॉयर्स के लिए किए हैं यहाँ पे। देखिए, यहाँ पर जो जिला बार एसोसिएशन हम लोगों का है, ये काफ़ी पुराना अधिवक्ताओं का संघ है और शुरू से ही यहाँ पर काफ़ी हमारे बड़े संख्या में क्रिमिनल क्षेत्र से काम करने वाले और सिविल क्षेत्र से काम करने वाले हमारे पूर्व के माननीय अधिवक्तागण अध्यक्ष के पद पर सुशोभित हुए हैं। उसी कड़ी में मैं भी 2022-2024 सत्र के लिए अध्यक्ष निर्वाचित हुआ और मैंने अपने पूरे लगन से और अपनी पूरी क्षमता से इस जिला बार एसोसिएशन को अपने तमाम अधिवक्ताओं के कल्याणकारी जितने भी कार्य थे उन सबको अच्छी तरह से निर्वहन करने में हमने अपना समय और अपनी ऊर्जा का यहाँ पर व्यय किया है, दिया है लोगों को। और सबसे प्रमुख कार्य जो हम लोगों के सत्र में हुआ है उसमें जितने भी हमारे पहले से जिन अधिवक्ताओं को बैठने की समस्या थी उन सभी को प्रॉपर संख्या में टेबल कुर्सी का उपलब्ध कराना, उनके प्रॉपर बैठने के लिए सैनिटेशन वगैरह जो बाथरूम वगैरह की सफाई है, बार एसोसिएशन की सफाई है, इन सब पर विशेष ध्यान देना। इसके अतिरिक्त कुछ निर्माण के कार्य पेंडिंग थे, उन निर्माण के कार्यों को भी जहाँ तक संभव हुआ उन्होंने किया, लेकिन अभी वह अधूरा है और अभी भी हम लोगों के बार एसोसिएशन में काफ़ी काम जो है अभी अधूरा है। हम लोगों की इच्छा थी कि इसको बहुत बढ़िया से पेंटिंग करा दें और एक सुंदर बार आने में लगे, लेकिन उस काम में अभी तक हम लोगों को कुछ अपने व्यक्तिगत कारणों से, निजी कारणों से जो है संघ के अंतर्गत एक दूसरे की प्रति होता है, उसमें अभी सफलता नहीं मिली है। कुछ आपसी खींचतान के चलते भी इसमें प्रभाव पड़ा है, लेकिन जहाँ तक संभव हो पाया है हमने किया है। और सबसे प्रमुख बात इस सत्र की ये भी रही है कि जो चिकित्सा अनुदान है, तो चिकित्सा अनुदान काफ़ी संख्या में जो हमारे मेंबर यहाँ पर किसी न किसी बीमारी से पीड़ित हो जाते थे, उनको काफ़ी संख्या में ज़रूरत हुई, चिकित्सा अनुदान दिया गया है। और मृत्यु उपरांत भी हम लोग अपने क्षमता के अनुसार 20,000 रुपये प्रत्येक मृतक के परिवार को एडवांस जैसे ही सूचना मिलती है देने का काम करते हैं। उसमें से लगभग 97-98% जो हमारे सत्र के अंतर्गत जो हमारे विद्वान अधिवक्ता अब नहीं रहे इस दुनिया में, उनके परिवार को हम लोगों ने देने का काम किया है। 5-6 लोगों का और बकाया रह गया है, जो भी हम लोग शीघ्र से शीघ्र देने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त कुछ अधिवक्ताओं की जो निजी समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं पर जिला अधिवक्ता संघ की ओर से विभिन्न स्तर पर जब हमारे यहाँ माननीय उच्च न्यायालय के निरीक्षी पदाधिकारी का आगमन होता है और वो लोग यहाँ की जांच में आते हैं, उनके समक्ष रखा गया है। और सबसे उसमें प्रमुख बात यह है कि हमारे अधिवक्ताओं को बैठने के लिए एक नए भवन की आवश्यकता थी। तो हमारे जो बिहार स्टेट बार काउंसिल के माननीय चेयरमैन हैं श्री रमाकांत शर्मा जी, उन्होंने केंद्र सरकार के द्वारा इसमें निधि आई हुई थी अधिवक्ताओं के लिए नया हॉल बनाने, लेकिन राज्य सरकार के द्वारा इसमें कोई प्रयास नहीं किया जा रहा। तो माननीय रमाकांत शर्मा जी, जो अभी वर्तमान बिहार स्टेट बार काउंसिल के हमारे चेयरमैन हैं, उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय में इस आशय के लिए रिट याचिका दाखिल की और उस रिट याचिका में माननीय उच्च न्यायालय ने प्रत्येक जिला के बिहार के अंतर्गत निर्देश दिया कि आप अविलंब भूमि उपलब्ध कराएं, जिस पर कि केंद्र सरकार की निधि से और कुछ बिहार सरकार की निधि से अधिवक्ताओं के लिए सुसज्जित नए भवन का निर्माण हो। उस दिशा में हमारे तत्कालीन जो जिला अधिकारी थे राजकुमार जी के द्वारा
एक प्रयास किया गया, लेकिन अंचल अधिकारी के द्वारा प्रॉपर सहयोग नहीं करने के कारण जितनी रकबा में जितना एरिया में भूमि चाहिए था वो उन्होंने नहीं दिया। तब माननीय निरीक्षी न्यायाधीश और माननीय उच्च न्यायालय के माननीय न्यायमूर्ति नवनीति पांडे जी पिछले दिनों आए थे, तो मैंने जिला जज के चैम्बर में मीटिंग करके और जिला पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, अंचल अधिकारी, माननीय जिला सत्र न्यायाधीश भोजपुरारा और माननीय जो उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति हैं, सभी के समक्ष हमने अधिवक्ता संघ की ओर से मजबूती के साथ अपने नए भवन के दावे को रखा और तब जाकर के जिला पदाधिकारी ने ये जो सांख्यिकी भवन हमारा है, जो नए बिल्डिंग के पीछे का एरिया है, उसमें एक भूभाग निकाल करके और हम लोग को दिया, जिस पर हम लोगों ने यहाँ से अनुशंसा करके मेरे सिग्नेचर से और जिला पदाधिकारी के सिग्नेचर से ये विधि विभाग में पटना में गया है और वहाँ से उस पर 5 मंजिला भवन के निर्माण का स्वीकृति होकर के आएगी। और जो अधिवक्ताओं के बैठने की समस्या है, अभी आप देख रहे होंगे कि अधिवक्ता कहीं कॉरिडोर में बैठे हैं, कहीं मैदान में बैठे हैं, धूप में चिलचिलाती गर्मी में काफ़ी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है, आए दिन बीमार पड़ते हैं, इनसे क्लीननेस का भी प्रॉब्लम है। तो ये सारी समस्याओं के लिए हम लोगों ने नया बिल्डिंग बनाने का जो प्रस्ताव भेजा है, उस पर विधि विभाग जल्द से जल्द निर्णय लेगा और 1 से 2 साल के अंदर हम लोग का नया भवन बनकर तैयार हो जाएगा। और जितने भी अधिवक्ता हमारे अभी बड़े हैं, क्योंकि हर एक वर्ष कम से कम हमारे 50 से 100 की संख्या में नए अधिवक्ता ज्वाइन करते हैं, इनको बैठने की जगह की असुविधा होती है। तो ये मैं पिछले लगातार कई सालों से देखता आ रहा हूँ, इसकी समस्या का समाधान नए बिल्डिंग के बन जाने से होगा। इसके अतिरिक्त जो यहाँ पर सफाई की समस्या है, पानी की समस्या है, अपने अधिवक्ताओं के बीच में किसी न किसी बात को लेकर के जो खींचतान हो जाती है, जिससे लेकर के कभी कभी न्यायिक पदाधिकारी गण के साथ भी अधिवक्ताओं का कुछ समस्या सामने आ जाता है। इन सब के लिए बहुत ही अच्छा एक व्यवस्था हुआ है, जिसमें एक रिड्रेसल कमेटी बनी है, जिसमें अधिवक्ताओं की ओर से महासचिव और अध्यक्ष किसी भी बार एसोसिएशन के और न्यायाधीश इसमें जो जिला के हैं उसमें शामिल होते हैं और उसमें उन समस्याओं का शांतिपूर्वक समाधान किया जाता है। तो इस दशा में भी हम लोगों ने काफ़ी अच्छा प्रयास किया है और अभी तक पिछले 2 साल के रिजिम में हम लोगों का जो सत्र रहा बहुत ही शांतिपूर्वक रहा। किसी भी प्रकार से कोई भी समस्या जो अधिवक्ताओं के द्वारा उठाई गई उसको सही ढंग से निपटारा करा करके और उन्हें न्याय दिलाने का, उनकी समस्याओं को समाधान करने का हम लोगों ने प्रयास किया है। लेकिन इतना बड़ा संघ है और बहुत सी समस्याएं हैं और इन समस्याओं को दूर करने में अभी जो हम लोगों ने प्रयास किया है, तो अभी थोड़ा और वक्त इसमें लगेगा। तो अभी तो 2 साल का सत्र समाप्त होने के बाद मेरी अपनी कुछ पारिवारिक व्यस्तता की वजह से मैं इस चुनाव में थोड़ा आने से परहेज कर रहा था, लेकिन हमारे बहुत से वरीय और हमारे कलीग जूनियर अधिवक्तागण के निवेदन पर मैं पुनः इस बार सत्र 2024 और 2026 के लिए अध्यक्ष का चुनाव लड़ने के लिए मैं पुनः तैयार हो गया हूँ और मैं पूरी क्षमता के साथ चुनाव लड़ रहा हूँ अध्यक्ष का। और मैं इस बार प्रयास करूँगा कि जो हमारा अधूरा कार्य रह गया है उसको मैं पूरा करूं। यहाँ पर जो हम लोग की आमदनी का मुख्य स्रोत है वो हमारे बार एसोसिएशन के द्वारा जो स्टेशनरी बेची जाती है उससे इनकम हमारा होता है। प्रतिदिन करीब करीब 18 से 20,000 22,000 रुपया का इनकम होता है और उस सब से लेकर के और जो दुकान के किराया है ये सब से भी इनकम होता है। तो करीब करीब मैं समझता हूँ कि अगर अच्छे से इनकम को हम लोग संचालित करेंगे तो मोर देन 50 लाख रुपये एक साल में और 2 साल में 1 करोड़ रुपया से अधिक हम लोग अपना टर्न ओवर कर सकते हैं, जिसमें से 50 लाख रुपये प्रति साल हम बचा भी सकते हैं। इन सब बातों पर ध्यान रखना है। और अभी पिछले सत्र में कुछ समय से हम लोगों का फंड नहीं बचता था, हर एक सत्र के बाद फंड समाप्त हो जाता था। इस बार हमने करीब करीब पिछले सत्र का कुछ रुपया लेकर और इस सत्र का जो हम लोगों का 17,000 का उससे अधिक 18 लाख रुपया हो गया है। कुल मिलाकर के 22 लाख रुपयों से अधिक का संचय हम लोगों ने किया है, जो हमारे बैंक जिला बार एसोसिएशन का जो 3 बैंक खाता है उसमें इंटैक्ट हमारा जमा है और कोई भी रुपया इस सत्र में निकासी नहीं हुई है। हम लोगों ने नियमित आय से ही सारा खर्च जो भी अपना वेतन का, कर्मचारियों का वेतन है, मेंटेनेंस है, चिकित्सा अनुदान है, वकीलों की मृत्यु उपरांत उनका अनुदान है, सब हम लोगों ने, या मरम्मत के कार्य हैं या जो भी कार्य है, हम लोगों ने अपने डेली इनकम से पूरा करने का प्रयास किया है। जहाँ पर ज़रूरत होती है मैं भी अपने व्यक्तिगत रूप से भी लोगों को मदद करने का प्रयास करता हूँ। इसके लिए हमारे संघ के जितने कर्मचारी हैं वो सभी और हमारे जो मुख्य रूप से जो हमारे
ट्रेजरर हैं मनोरंजन सिंह जी, उनका हमको बहुत ही सहयोग मिला है और आगे भी हम प्रयास करेंगे कि अच्छे लोग जो हैं, जो सकारात्मक विचार रखते हैं, अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए कार्य करने का जिनके मन में जज्बा है, वे जीत करके आएँ और हम सब मिल करके बार एसोसिएशन को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। ऐसा मेरा अपना विचार है और मैं इस पर काम करने के लिए तैयार हूँ। पुनः मैं इस 2024-2026 के चुनाव में जो 4 तारीख से नॉमिनेशन हो रहा है और 22 जून को मतदान है, उसमें मैं अपने सभी अधिवक्ता बंधुओं से अनुरोध करता हूं कि यदि आपको मेरा ये कार्यकाल पसंद आया हो तो मुझे पुनः अध्यक्ष के पद पर अपना बहुमूल्य मत देकर निर्वाचित करें। अभी का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि लोगों का बहुत सारा पेंडिंग केसेस चलते रहता है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो भी बार बार अपील किए हैं, अपना कंसर्न दिखाए हैं कि प्लीज़ आप लोग सारे जो है वो पेंडिंग केसेस कंप्लीट करें, क्योंकि लोग इससे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। इसके लिए आप क्या स्टेप्स लेते हैं अपने कोर्ट में? हम लोगों का मॉनिटरिंग कमेटी का बैठक होता है एक महीने में एक बार। जिला जज के अध्यक्षता में एक मॉनिटरिंग सेल की बैठक होती है और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल की मीटिंग होती है, विजिलेंस कमेटी की एक बार बैठक होती है। उन सब बैठकों में मामले को त्वरित गति से निपटाने के लिए अधिवक्ताओं से अनुरोध किया जाता है और न्यायिक पदाधिकारीगण से भी अनुरोध किया जाता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी जितनी तेजी से केसेस बढ़ रहे हैं, एक अनुमान में आया है कि 3 करोड़ से अधिक केसेस अभी पेंडिंग है पूरे भारतवर्ष के विभिन्न न्यायालयों में और सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट सब मिला करके। लेकिन उसमें अधिवक्तागण के तरफ से जो जितना भी प्रयास होना चाहिए वो पूरा प्रयास होता है, लेकिन उसमें बहुत सारी समस्याएं हैं। इन समस्याओं पर एक ऐसा दृष्टिकोण अपनाने की ज़रूरत है कि कहीं अधिवक्ताओं को भी दिक्कत नहीं हो, जो क्लाइंट्स हैं उनको भी दिक्कत नहीं हो और जो हमारे न्यायिक पदाधिकारी हैं वो भी उसमें सहयोग करें, तब जाकर के ये तीनों के सहयोग से इस मामले में हम लोग प्रगति कर सकते हैं। क्योंकि जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ जो समाज में कानून व्यवस्था की जो समस्या उत्पन्न हो गई है, जिसमें आज आप देखिए कि आपके यहाँ किसी भी व्यक्ति को अगर कोई तकलीफ हो रही है, कोई उसके ज़बरदस्ती किसी के ज़मीन पर मकान बना रहा है, किसी के साथ मारपीट हो रही है, किसी की हत्या हो रही है, अगर वो पुलिस में जाता है, अगर प्रशासन के पास जाता है, अगर उसके पास सही ढंग से पैरवी करने के लिए कोई उसके साथ देने वाला अगर व्यक्ति नहीं है या स्थानीय उसका प्रतिनिधि नहीं है, तो उसको बहुत कठिनाई होती है अपनी समस्याओं को पुलिस पदाधिकारी के समक्ष रख करके उस पर त्वरित कार्रवाई करने में। वो प्रताड़ित व्यक्ति सीधा न्यायालय की तरफ रुख करता है, वहाँ से वो सीधा न्यायालय में आता है। न्यायालय में हम अधिवक्ताओं का कार्य है, अगर पुलिस ने उसकी बातों को नहीं सुना, प्रशासन ने उसकी बातों को नहीं सुना, तो हम अधिवक्ता उसकी बातों को, उसकी लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हैं और हम उसको कोर्ट में लड़ते हैं। यदि हम छोड़ देते हैं तो फिर वो समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा और उसके साथ कोई अनिष्ट घटना हो जाएगी या उसकी ज़मीन पर कोई दूसरे दखल कर लेंगे। तो इस तरीके से अगर पुलिस और प्रशासन अपने दायित्वों का, संवैधानिक दायित्वों का सही ढंग से निर्वहन करे तो न्यायालय पर जो बोझ हो रहा है केसेस का वो कम हो जाएगा। लेकिन इस बात पर ध्यान नहीं दे करके, बल्कि उसके लिए कहा जाता है कि वकील लोग लंबित रखता है मामले को, चलता नहीं है, देरी होता है। तो ये बात है कि वकील लोग के पास मामला आने के पहले ही उसको सुलहनीयवाद के लिए बहुत से फोरम बन गए हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने लोक अदालत के माध्यम से और प्रत्येक 2-3 महीने के अंतराल पर जो राष्ट्रीय लोक अदालत लगता है, उसमें बैंक से संबंधित, बिजली बिल से संबंधित, बैंक लोन से संबंधित और भी जो सुलहनीयवाद हैं उन सबको वहाँ पर निपटारा किया जाता है। लेकिन बड़ी संख्या में जो मेजर एक्ट के अंतर्गत केसेस हैं उनको भी सुलझाने की ज़रूरत है। बहुत से यहाँ पर ऐसे कैदी पड़े हुए हैं जेल में जो 20-20 साल से बंद है एक पेटी ऑफेंस के तहत, उनको भी न्याय नहीं मिल रहा है। इन सब चीज़ों को देख करके और इसका जो लोक अदालत का भी जो दायरा है उसको बढ़ाने की आवश्यकता है। अभी अगर आप देखिए दीवानी मामलों में तो कम से कम 80% केसेस आपके पार्टीशन सूट पड़े हुए हैं जो पेंडिंग है और पिछले 1970 से 72 से 80 से 82 से पड़े हुए हैं। तो क्यों पार्टीशन सूट को लोक अदालत के श्रेणी में नहीं लाया जा रहा है?
अगर ये पार्टीशन लोक अदालत के श्रेणी में आ जाए और पक्षकारों को सूचित करके बुलाया जाए और एक समाधान निकाल करके किया जाए, 80% तो मामला ऐसे ही पार्टीशन का साफ हो जाए कोर्ट से। उसके बाद रह गया मेजर जो क्रिमिनल केसेस हैं, मर्डर के केसेस हैं, और अंततः इसमें हो क्या रहा है, आप जितना भी केस लड़ रहे हैं, मर्डर का केस हो, आपका ये थेफ्ट का केस हो, डकैती का केस हो, अपहरण का केस हो, रेप का केस हो, इसमें क्या हो रहा है? आपके यहाँ लिंगर मामला रहता है, 2 साल 3 साल 4 साल गवाह टूट जाते हैं, पुलिस पदाधिकारी उसमें सेवानिवृत्त हो जाते हैं, डॉक्टर मर जाते हैं, नहीं आते हैं, अंत में केस हॉस्टाइल होकर समाप्त हो जाता है। जो सीआरपीसी की व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत पुलिस को एक टाइम फ्रेम के अनुसार चार्जशीट फाइल करने का अधिकार दिया गया, क्यों नहीं पुलिस चार्जशीट समय के अनुसार फाइल कर रही है? क्यों लोग लाभ ले रहे हैं चार्जशीट नहीं आने से और बेल पर निकल जा रहे हैं? इस पर भी बात होनी चाहिए कि क्यों नहीं सही समय से ट्रायल हो रहा है। जब सीआरपीसी में संशोधन किया गया, आईपीसी में संशोधन किया गया, 1 जुलाई से नया तीनों एविडेंस एक्ट, सीआरपीसी और आईपीसी नया आने जा रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कानून की परिभाषा बदल देने से न्याय की प्रक्रिया में कोई सुधार होगा। न्याय की प्रक्रिया में तभी सुधार होगा जबकि जिनको दायित्व दिया गया है सीआरपीसी के अंतर्गत क्राइम को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी पुलिस के ऊपर है, और पुलिस अपना कार्य सही ढंग से नहीं कर रही है, और न्याय दिलाने के लिए जो गवाह आते हैं उनको तोड़ा जाता है, उनको डराया जाता है, उनको धमकाया जाता है, 4-4 साल 5-5 साल केस को पेंडिंग रखा जाता है। सरकारी वकील के पास जाकर के देखिए डायरी नहीं मिल रही है, कागज़ नहीं मिल रही है, सब देखने की जिम्मेवारी पुलिस की। लाइजनिंग ऑफिसर होता है पुलिस कप्तान और कोर्ट के पीपी के बीच में, कहाँ है वो ऑफिसर, कहाँ है वो कागज़? कोई मॉनिटरिंग होती है? जिला जज के यहाँ मैं हमेशा पिछले 2 साल से हर एक महीने में मैं शामिल होता हूँ, पुलिस अधीक्षक महोदय को कुछ पता नहीं है, उनके पास फाइल जाती है, गवाह का विटनेस को धमकी दिया जा रहा है, उनको प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है, अब वो केसेस कहाँ से कहाँ गया, कितना साल हो गया। इसी तरीके से बहुत से केसेस ऐसे हैं जिसमें लोगों को न्याय मिलने में पुलिस और प्रशासन के स्तर से दिक्कत है। यहाँ पर वकील अपना कार्य सही ढंग से कर रहे हैं, मैं 5% की बात नहीं करता हूँ, लेकिन 95% लोग अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, और अगर वकील ही नहीं काम करते, आज ये न्यायिक व्यवस्था इस तरह से खड़ी नहीं रहती। आज सभी का जितना भी ध्यान है, चाहे वो राजनीतिज्ञ व्यक्ति हो, चाहे सिने स्टार हो, चाहे कोई भी हो, साधारण नागरिक हो, कोई भी हो, लेक्चरर हो, प्रोफेसर हो, डॉक्टर हो, सब लोगों को न्याय पाने के लिए हम लोगों के पास आना पड़ रहा है, और हम लोग उसको जल्दी से जल्दी न्याय दिलाने के लिए तत्पर हो जाते हैं। तो कोई तो है जो खड़ा है पीड़ित के लिए, तो वो वकील है जो खड़ा है उसको न्याय दिलाने के लिए, बाकी कहीं नहीं है। हम लोगों के पास वहाँ तो पुलिस के पास जाइए तो 10 तरह की बातें हैं, पैरवी चाहिए, और भी भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहते हैं हमेशा, लेकिन हमारे पास क्या है? अरे हमारा तो यही ना है कि हमारा फीस है जो आप हमको दीजिए और हमसे काम आप लीजिए। हम तो उनके साथ खड़े हैं, हमारे दरवाजे पर 10 बजे रात को भी कोई क्लाइंट आता है तो उसका उसी समय ड्राफ्टिंग करके नेक्स्ट डे फाइलिंग कर देते हैं। अब तो ऐसी समस्या आ रही है, अब तो ऐसा ये आ रहा है, समय आ गया है कि अब तो ऑनलाइन फाइलिंग की व्यवस्था माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने कर दी है। अब तो वकील अपने चैम्बर में अपने लैपटॉप से रात को 12 बजे ड्राफ्टिंग करें और 12:01 में फाइल कर दें, वहीं से फाइलिंग हो जा रहा है। तो न्याय दिलाने का तो सबसे प्रमुख कार्य हम लोग कर रहे हैं, हम लोगों को कहीं से हम लोग में दोष नहीं है। As you said that online work, but does online work works a lot for people, because many old age people, many people who are from old age, they don't know how to work online, and even if they come to lawyer only take money, their it's mindset. It will take time. Only 5% people are well versed. As you said that online work, but does online work works a lot for people, because many old age people, many people who are from old age, they don't know how to work online, and even if they come to lawyer only take money, their it's mindset. It will take time. Only 5% people are well versed in typing on laptop and others, and they are filing through email and other links provided by the district court or high court or the honorable Even common apex people court. don't have the knowledge. Yes. But for that purpose, there is a meeting with the concerned officer of the e-filing department, and a group of lawyers have been engaged in that work, and they are
in training process, and after getting proper training for the e-filing cases, they will be well versed in their subject, and after that all the cases, after 5 years, most probably after 5 years, all the cases you can see that will go through online, paperless work. Okay, the most controversial part of this court is people mindset have that the needy people who don't have much money, they will not win the case due to lawyers say or due to judgment or due to judge. That is their mindset. But what you will say, because this is all the people who are needy who come here with no money. So what they will do? Right, this is a very good question. First of all, you will see the basic concept of the justice. Basic concept of the justice is there should be no delay in giving justice. If there is delay, there is no justice. First of all, the basic principle for giving the fair justice is, and the responsibility which will be fixed, that is on courts and not on advocates. The profession of the advocate is to appear before the court and argue before the court and put your case properly before the court. Now it is for the court to pronounce the judgment at once, and if any advocate delays in moving the cases, who prevent the judge to pronounce the judgment or order at once? Authority is with them. Why they are waiting? Why they are not pronouncing judgments? After amendment in 2002 in civil procedure, there is provision that if there should be no adjournment on your advocate is not available, your advocate is ill, the clients have been given direction to change the advocate. Word is there. आपको दूसरा वकील उसके लिए रख लेना है अगर आपके वकील समय पर न्यायालय में नहीं आते हैं, तो सीपीसी के अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा हुआ है. Why that procedure is not being followed? They are not being followed by the lawyers, because अगर हम लोग पेपर ले लेंगे अपने लॉयर से तो वो लोग ही सारा पेपर जमा नहीं करते कि क्यों मुझसे पेपर ले रहे हो आप. No, it is not true. The Supreme Court has given verdict that the due fee of the advocate is not lien on the file of the client. If any advocate is indulged in such type of practice, if he withheld the file of the client, that is an indisciplined action on the part of the advocate, for which there is disciplinary proceeding before the bar council. और यदि किसी अधिवक्ता के द्वारा अपने फीस के बकाये रुपयों के लिए किसी क्लाइंट का फाइल रोक करके रखा जाता है, तो यह एक अधिवक्ता के पार्ट पर ये उनके मिसकंडक्ट का पार्ट है, और इसके लिए उनके ऊपर प्रोसीडिंग चला करके उनको डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है. लेकिन ये सब होता नहीं है. ये कहने की बातें हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं. 1-2% केसेस में जिनको इसका ज्ञान नहीं है वो लोग ऐसा कर सकते हैं, लेकिन जिनको ज्ञान है, जो अच्छे लॉयर हैं, वो कभी भी इस तरह के काम नहीं करते. आज हमारा काम पसंद नहीं है, आप दूसरा वकील चेंज कर लीजिए. यू हैव लिबर्टी टू चेंज योर एडवोकेट. क्लाइंट्स का ये चॉइस है, ये एडवोकेट का चॉइस नहीं है कि हम क्लाइंट का केस लड़ते रहें. इसलिए थैंक यू वेरी मच कि आप लोग आए. So here we talked with R.K. Mishra, who is the president of here, and he discussed many things about code, about judgment, what needy people want, and all about online cases. And also that if he goes on elect into 2024, so what he will do new for his lawyer, for his RRA. So for these types of news, always have a watch on NTV Bihar Jharkhand.